हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के सेकंड पेपर के लिए आज से हम डॉक्टर अमित किशोर द्वारा लिखित ज्ञान संगठन सूचना प्रसंस्करण एवं पुनर्प्राप्ति पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण की यह जो बुक है, इसमें आज हम इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में ज्ञान जगत संरचना और विशेषताएं, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो हमारा कई पार्ट्स में होगा। ज्ञान जगत संरचना और विशेषताएं, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स। ज्ञान मनुष्य का एक अत्यधिक संगठित बौद्धिक उत्पाद है जो कि व्यक्तिगत अनुभव, कौशल, विभिन्न संदर्भों की समझ से उत्पन्न विचारों का संगठित स्वरूप होता है। इसके अलावा ज्ञान सूचना का संगठित स्वरूप है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान है वो सूचना का संगठित स्वरूप है। मनुष्य अपने विचार से ज्ञान की रचना करता है और जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। विचारों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यह ज्ञान लिखित और अलिखित, संचार योग्य या असंचार योग्य, बोलने लायक या न बोल पाने लायक, उपयोगी या अनुपयोगी किसी भी रूप में हो सकता है। साधारण शब्दों में मानव जो कुछ सीखता है, जानता है, अनुभव करता है, व्यक्त करता है या जिसकी रचना करता है वही ज्ञान है। इन सभी ज्ञान के मिलन से एक असीमित ज्ञान जगत की रचना होती है जो समस्त मानव जगत का आधार है और जब तक यह मानव जगत रहेगा इसका अस्तित्व रहेगा। ज्ञान शब्द का प्रयोग व्यक्ति द्वारा किसी न किसी परिस्थिति एवं संदर्भ में अवश्य किया जाता है। हालांकि इसमें भी दो राय नहीं है कि ज्ञान शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ज्ञान वास्तव में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त बौद्धिक अनुभव है जिसे मानव प्राप्त करता है और बुद्धि के अभाव में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान शब्द को विचारों के संगठित स्वरूप का भी पर्याय समझा जाता है। तो जो ज्ञान है वो विचारों के संगठित स्वरूप को ही हम कहते हैं। वास्तव में ज्ञान की समग्रता जो आज तक कायम है, ज्ञान जो विकसित हो रहा है, अभी उत्पन्न हुआ है और भविष्य में भी उत्पन्न होगा, सभी ज्ञान ज्ञान जगत का हिस्सा है। भले ही ज्ञान का स्वरूप बदल जाए, भले ही यह मौखिक से लिखित, लिखित से डिजिटल या फिर किसी अन्य स्वरूप में बदल जाए, परंतु ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का अस्तित्व बना रहेगा। अंततः कहा जा सकता है कि मानव क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्त रचनाएं, विषय, शिक्षा सब कुछ ज्ञान जगत का ही अंग है। इसमें हम आज पढ़ेंगे 1.1 ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में। ज्ञान जगत एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र, डिसिप्लिन और डोमेन शामिल है। ज्ञान जगत की अवधारणा सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा अपनी पुस्तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने ज्ञान जगत और विषय जगत को एक ही माना है। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि ज्ञान जगत की अवधारणा डॉक्टर एस आर रंगानाथन की कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? तो प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। और डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने ज्ञान जगत और विषय जगत को एक ही माना है। इसमें भौतिक दुनिया, विज्ञान, मानविकी, कला, प्रौद्योगिकी, इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषय के बारे में ज्ञान शामिल है। ज्ञान जगत के भीतर कई शाखाएं और उपविषय हैं। डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने ज्ञान जगत के विकास को वटवृक्ष के विकास की तरह माना है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने ज्ञान जगत के विकास को किसकी तरह माना है? तो वटवृक्ष के विकास की तरह माना है। विषय जगत, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। साधारण तौर पर लोग ज्ञान एवं विषय जगत को एक ही समझ लेते हैं, परंतु इसमें कुछ मौलिक अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। मनुष्य ने अपने विचार से ज्ञान की रचना की तथा यही ज्ञान संगठित होकर विषय में बदल गया। वास्तव में ज्ञान का सुव्यवस्थित और संगठित स्वरूप विषय है। ज्ञान का सुव्यवस्थित और संगठित स्वरूप विषय है। विषय किसी खास ज्ञान का स्रोत है, होता है जिसके द्वारा अध्ययन करने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान से विषय बनता है और फिर विषय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह दोनों में पारस्परिक संबंध है और समस्त विषयों का संगठित स्वरूप ही विषय जगत कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विचार मिलके, विचारों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान मिलकर एक विषय की उत्पत्ति करते हैं। यानी पहले
विचार आए, फिर ज्ञान और उसके बाद में विषय आए। डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने ज्ञान जगत और विषय जगत को एक ही माना है। वर्तमान समय में असंख्य विषय हैं और नित्य ही नए नए विषयों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे में विषय जगत का अध्ययन करना एक कठिन कार्य होता जा रहा है। ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि मीमांसा किसकी एक शाखा है? तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान, विश्वास और औचित्य के अध्ययन से संबंधित है। ये ऐसे प्रश्नों का अन्वेषण करता है जैसे ज्ञान क्या है, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। ज्ञान मीमांसा ज्ञान की प्रकृति, हमारी मान्यताओं को सही ठहराने के मानदंड और उन विभिन्न तरीकों को समझने का प्रयास करती है जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मीमांसा में मूलभूत प्रश्नों में से एक ज्ञान की प्रकृति ही है। दार्शनिकों ने ज्ञान के विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, लेकिन आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा के अनुसार ज्ञान एक विश्वास है जो सत्य या उचित दोनों है। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो वह सच होनी चाहिए और आपके पास अपने विश्वास का समर्थन करने के लिए अच्छे कारण या सबूत होने चाहिए। ज्ञान मीमांसा ज्ञान की सीमाओं की भी जांच करती है और संदेहपूर्ण चुनौतियों की जांच करती है। संशयवाद ज्ञान की संभावना और हमारे विश्वासों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। कुल मिलाकर ज्ञान मीमांसा ज्ञान की प्रकृति, स्रोतों और सीमाओं को समझने से संबंधित है। ज्ञान मीमांसा जो है वो ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के स्रोतों, ज्ञान की सीमाओं को समझने से संबंधित है। यह दर्शन, विज्ञान और कई अन्य विषयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह समझने के लिए आधार प्रदान करता है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं और हम अपनी मान्यताओं को कैसे उचित ठहरा सकते हैं। ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी भी दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है जो ज्ञान के अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। यह क्या अस्तित्व में है, कौन सी संस्थाएं या पदार्थ हैं और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसके बारे में बुनियादी सवालों की पड़ताल करता है। ऑन्टोलॉजी वास्तविकता की प्रकृति और मौजूद मूलभूत श्रेणियों या प्रकार की संस्थाओं को समझने का प्रयास करती है। ऑन्टोलॉजी में दार्शनिक स्वयं अस्तित्व की अवधारणा और उन विभिन्न तरीकों की जांच करते हैं जिनसे चीज़ों के अस्तित्व के बारे में कहा जा सकता है। वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, किसी चीज़ के अस्तित्व का क्या मतलब है? क्या अस्तित्व के विभिन्न स्तर या तरीके हैं? क्या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं मौजूद हैं? उदाहरण के लिए, कुछ दार्शनिक तर्क देते हैं कि केवल भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व है, जबकि अन्य संस्थाओं, संख्याओं या गुणों जैसे अमूर्त संस्थाओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ऑन्टोलॉजी आधारित वेब दस्तावेज वर्गीकरण। वेब वातावरण में ऑन्टोलॉजी आधारित दस्तावेज वर्गीकरण में उन दस्तावेज विशेषताओं को निर्धारित करना शामिल है जो वेब दस्तावेजों को सबसे सटीक रूप से प्रस्तुत करते हैं और दिए गए दस्तावेज सुविधाओं के अनुसार कम से कम दो पूर्व निर्धारित श्रेणियों का उपयोग करके उनकी सामग्री का विश्लेषण करने के बाद उन्हें सबसे उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। वेब पेजों का ऑन्टोलॉजी आधारित स्वचालित वर्गीकरण ज्ञान प्रतिनिधित्व ढांचे के रूप में ऑन्टोलॉजी का उपयोग करके वेब पेजों को स्वचालित रूप से श्रेणियों या लेवल निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें वेब पेजों को उनकी सामग्री के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए ऑन्टोलॉजी में परिभाषित अर्थ, संबंधों और गुणों का लाभ उठाना शामिल है। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक प्रणाली या वर्गीकरण योजना है। टैक्सोनॉमी एक सिस्टम या क्लासिफिकेशन योजना है जिसका उपयोग सूचना या संस्थाओं को उनकी विशेषताओं, संबंधों या विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। जो टैक्सोनॉमी है उसका उपयोग सूचना या संस्थाओं को उनकी विशेषताओं, उनके संबंधों या विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह श्रेणियों और उपश्रेणियों के विभिन्न स्तरों के साथ एक पदानुक्रमित संरचना प्रदान करता है जो व्यवस्थित संगठन और सूचना की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। जीव विज्ञान, सूचना विज्ञान, ई कॉमर्स, सामग्री प्रबंधन प्रणाली और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जीव विज्ञान में वर्गीकरण का उपयोग जीवों को अलग अलग पदानुक्रमित स्तरों जैसे कि राज्य, फाइलम, वर्ग, क्रम,
परिवार और प्रजातियों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। सूचना विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में क्लासिफिकेशन का उपयोग डिजिटल सामग्री को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए नेविगेट करना और प्रासंगिक जानकारी ढूंढना आसान हो जाता है। इन्हें वेबसाइटों, ऑनलाइन डेटाबेस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य सूचना प्रणालियों पर लागू किया जा सकता है। सिस्टम या डोमेन की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकरण श्रेणीबद्ध, पहलूबद्ध या दोनों का संयोजन हो सकता है। एक वर्गीकरण में आमतौर पर श्रेणियों और उपश्रेणियों के लिए शब्द या लेबल के साथ-साथ उनके बीच संबंध भी शामिल होते हैं। इन रिश्तों में व्यापक संकीर्ण रिश्ते शामिल हो सकते हैं, जहां एक व्यापक श्रेणी में संकीर्ण उपश्रेणियां शामिल होती है। क्लासिफिकेशन में साहचर्य संबंध भी शामिल हो सकते हैं, जहां संबंधित अवधारणाओं या विशेषताओं के आधार पर श्रेणियां जुड़ी होती है। टेक्सोनोमी का उपयोग आमतौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइटों में उत्पादों को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, जिससे ग्राहकों के लिए नेविगेट करना और वे जो खोज रहे हैं उसे ढूंढना आसान हो जाता है। इनका उपयोग सामग्री प्रबंधन प्रणालियों में लेखों, पोस्ट या अन्य प्रकार की सामग्री को प्रासंगिक विषयों में व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है। किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेक्सोनोमी को अनुकूलित किया जा सकता है। उनमें पदानुक्रम के कई स्तर, श्रेणियों के बीच क्रॉस रेफरेंस और माता-पिता, बच्चे या भाई-बहन की श्रेणियां जैसे रिश्ते शामिल हो सकते हैं। डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग तकनीकों के आधार पर वर्गीकरण मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से किया जा सकता है।